नमस्कार दोस्तों। आज है वीरेंद्र डंगवाल जी का जन्मदिन 5 जुलाई को जो मनाया जाता है। आप मुझे सुन पा रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में 91.2 एफएम पर। समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षरों में एक कवि वीरेंद्र डंगवाल जी का जन्मदिन है आज 5 जुलाई। तो उनकी एक लंबी कविता का पाठ हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर कुमार मंगलम जी कर रहे हैं। तो स्वागत है मंगलम जी। धन्यवाद। इससे पहले कि मैं वीरेंद्र डंगवाल की कविता का पाठ करूं, वीरेंद्र डंगवाल के बारे में एक छोटा सा परिचय मैं दे देता हूं, क्योंकि वीरेंद्र डंगवाल हमारे यहाँ बीए और एमए के सिलेबस में समकालीन कविता के पेपर में पढ़ाए भी जाते हैं। और वीरेंद्र डंगवाल जो है समकालीन कविता के प्रमुख हस्ताक्षरों में से एक कवि हैं। और इनका जन्म उत्तराखंड के टिहरी क्षेत्र में 5 जुलाई 1947 को हुआ था और इनका निधन जो है वो 5 सितंबर 2015 को हुआ था। तो आज इनके जन्मदिन पर हम इनकी एक लंबी कविता का पाठ करेंगे आपके बीच, लेकिन एक परिचय भी रखते हैं, क्योंकि देखिए वीरेंद्र डंगवाल मूलतः जो है वो कविता के उस विचारधारा से जुड़े हुए थे जो मार्क्सवाद समर्थित विचारधारा है। हमारे छात्र जानते हैं कि हिंदी कविता में छायावाद तक जो काम या छायावाद के पहले तक जो काम कविता में दर्शन, अध्यात्म और धर्म कर रहा था, छायावाद और छायावाद के बाद कविता में वह काम विचार कर रहा था। और उस विचार में कहीं न कहीं मार्क्स के विचारों का गहरा असर, गहरा प्रभाव रहा है। वो चाहे मुक्तिबोध हो, नागार्जुन हो, केदारनाथ अग्रवाल हो, या बाद के पीढ़ियों में मंगलेश डबराल हो, वीरेंद्र डंगवाल हो, और भी जो हमारे महत्वपूर्ण कवि हैं, उनकी कविताओं में इस तरह के विचार फलीभूत होते हैं। वीरेंद्र डंगवाल की कविता यात्रा की जो शुरुआत होती है वो लगभग 1990-91 के आसपास होती है। उनका संग्रह आता है इसी दुनिया में, वो उनका पहला संग्रह होता है। और इससे पहले राम सिंह, पीटी उषा, मेरा बच्चा, गाय, भूगोल रहित, दुख समय, इतने भले नहीं बन जाना साथी जैसी कविताएं चर्चित हो चुकी थी। पाठक उन कविताओं को पढ़ रहे थे, स्वीकार रहे थे और उस पर बातचीत कर रहे थे। इन कविताओं में मार्क्सवाद की जो ज्ञानात्मक संवेदना है वो अभिव्यक्त हो रही थी और एक प्रतिबद्ध कवि और राजनीतिक विचारक के रूप में वीरेंद्र डंगवाल की छवि बन रही थी। आप देखें कि विष्णु खरे जो इनके ठीक पहले के कवि हैं वीरेंद्र डंगवाल के, वो वीरेंद्र डंगवाल के बारे में कहते हैं, वीरेंद्र डंगवाल हिंदी कवियों की उस पीढ़ी के अद्वितीय शीर्षस्थ हस्ताक्षर माने जाएंगे जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जन्मी और सुमित्रा नंदन पंत के बाद पहाड़ या उत्तरांचल के सबसे बड़े आधुनिक कवि बने। वीरेन की कई कविताएं इसकी गवाह है कि समसामयिक भाषा और शैली का कवि होते हुए छंद और अनुप्रास पर भी उनका अधिकार असाधारण था। वे जब मन चाहते वो मंचीय गीत लिख सकते थे। अपने प्रशंसकों में नागार्जुन की वो याद दिलाते थे कि उनकी कविताओं का जो एक तीखा व्यंग होता था वो कहीं न कहीं नागार्जुन की परंपरा से जुड़ता था। और वो वैचारिक रूप से भी और व्यंग्यात्मक कविता में भी, दोनों में समान अधिकार रखते थे। उन्होंने निराला, मुक्तिबोध, त्रिलोचन, शमशेर, केदारनाथ, नाजिम हिकमत, मार्क्स, ब्रेख्त, वान गॉग, चंद्रकांत देवताले, गालिब, जयशंकर प्रसाद, शैलेंद्र, मंगलेश डबराल, सुकांत भट्टाचार्य, भगवत रावत जैसे बड़े कवियों के साथ अपनी एक परंपरा निर्मित की कविता की। और उन कविताओं से जिस तरह की चीजें निकल करके आई वह आज भी पाठकों में पढ़ी और सराही जाती हैं। उनके 3 संग्रह प्रकाशित हुए इसी दुनिया में 1991 में, दुष्चक्र में सृष्टा 2002 में और स्याही ताल 2009 में। और इनके मृत्यु के उपरांत
नवारुण प्रकाशन से इनकी संपूर्ण कविताओं का संकलन प्रकाशित हुआ कविता वीरेन नाम से, जिसका संपादन मंगलेश डबराल ने किया। वीरेन डंगवाल ने पाब्लो नेरूदा, बर्तोल्ट ब्रेख्त, वास्को पोपा, होलुब, तादेउश रोजोविच और नाजिम हिकमत जैसी विश्व कविता के प्रमुख हस्ताक्षरों की कविताओं का अपने विशिष्ट शैली में अनुवाद किया और इनके कविता संग्रह के लिए इन्हें रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान इत्यादि से सम्मानित किया गया। 2004 में इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला। तो ये सारी बातें यह बताती हैं कि वीरेन डंगवाल कविताओं में प्रतिबद्धता, वैचारिकी और अपने समय के विद्रूप यथार्थ को व्यंग के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। वीरेन डंगवाल की कविताओं का जो आम आदमी है, इनकी कविताओं का जो आम बिंब है, वह कहीं न कहीं सीधे जनता से प्रभावित होता है। सहज की साधना मुश्किल होती है और मुश्किल चीजों को अपनी कविता में बहुत सामान्य ढंग से वीरेन डंगवाल कहते हैं। और आज के अवसर पर ज्यादा बात न करते हुए मैं उनकी एक लंबी कविता, अपने आकार में थोड़ी लंबी है, अपने तनाव में लंबी है और जिस तरह की बातचीत को यह रेखांकित करती है कविता, इसकी व्याख्या का समय नहीं है। वह मैं पाठकों के, श्रोताओं के विवेक पर इसे छोड़ता हूँ। लेकिन मुझे वीरेन डंगवाल की कविताओं में, कई महत्वपूर्ण कविताओं में, ये अति महत्व की कविता लगती है। इस कविता का शीर्षक है कटरी की रुक्मिणी और उसकी माता की खंडित गद्य कथा। यह भारतीय परंपरा की चीज रही है कि कविता कथाओं से मुक्त नहीं रही है। हमारी हिंदी की कविताओं की जो गौरव ग्रंथ है, तुलसीदास की रामचरितमानस, सूरदास का सूर सागर, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत, वह कहीं न कहीं कथा रूप है। तो कथा की कविता में जो जब परिणति होती है तो वह अपने आप में एक बड़ा वितान रचती है, महाकाव्यात्मक वितान रचती है। तो यह वीरेन डंगवाल की कविता कटरे की रुक्मिणी महाकाव्य तो नहीं है, लेकिन अपने आकार प्रकार, अपनी संवेदना में महाकाव्यात्मक वितान जरूर रचती है। वीरेन डंगवाल पर जब भी बात होती है तो उनकी कविता राम सिंह और भी तमाम ऐसी कविताएं हैं, सूरन पर उन्होंने कविताएं लिखी हैं, ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं जिन पर बातचीत की जाती है। लेकिन यह जो संग्रह है, जो कविता है कटरे की रुक्मिणी और उसकी माता की खंडित गद्य कथा, ये उनके अंतिम संग्रह स्याही ताल में संकलित है और मैं इस कविता का पाठ कर रहा हूँ। कटरे की रुक्मिणी और उसकी माता की खंडित गद्य कथा। इस कविता में शुरुआत बांग्ला के काव्य पंक्ति से हुई है। वो ये है, क्षुधार राज्य पृथ्वी गोद्योमय। अब कविता। मैं थक गया हूँ, फुसफुसाता है भोर का तारा, मैं थक गया हूँ चमकते चमकते इस फीके पड़ते आकाश के अकेलेपन में। गंगा के खुश्क कछार में उड़ती है रेत, गहरे काही रंग वाले चिकने तरबूजे की लदरी ढोकर शहर की तरफ चलते चले जाते हैं हुचकते हुए ऊंट, अपनी घंटियां बजाते प्रात की सुशीतल हवा में। जेठ विलाप के रतजगों का महीना है, घंटियों के लिए गांव के लोगों का प्रेम बड़ा विस्मित करने वाला है और घुंघरुओं के लिए भी। रंगीन डोर से बंधी घंटियां बैलों, गायों, बकरियों के गले में, और कोई कोई बच्चा तो कई बार बत्तख की लंबी गर्दन को भी इकलौते निर्भर घुंघरू से सजा देता है। यह दरअसल उनका प्रेम है, उनकी आत्मा का संगीत जो इन घंटियों में बजता है। यह जानकारी केवल मर्मज्ञों के लिए, साधारण जन तो इसे जानते ही हैं। दरअसल मैंने तो पकड़ा ही एक अलग रास्ता, वह छोटा नहीं था न आसान, फकत फितूर जैसा एक पक्का यकीन। एक अलग रास्ता पकड़ा मैंने,
जब मैं उतरा गंगा की बीहड़ कटरी में, तो पालेज में हमेशा की तरह उगा रहे थे कश्यप, धीमर, निषाद, मल्लाह, तरबूज और खरबूजे, खीरे, ककड़ी, लौकी, तुरई और टिंडे। खटक धड़ धड़ की लचकदार आवाज के साथ पुल पार करती रेलगाड़ी की खिड़की से आपने भी देखा होगा कई बार, क्षीण धारा की बगल में सफेद बालू के चकत्तेदार विस्तार में फैला यह नरम हरा संसार, हरा कच्चा संसार। शामों को मढ़ैया की छत की फूस से उठता धुआं और भी छोटे छोटे दिखते नंग धड़ंग श्यामल बच्चे कितनी हुक उठाता और सम्मोहक लगता है दूर देश जाते यात्री को यह दृश्य। ऐसे ही एक मढ़ैया में रहती है 14 पार की रुक्मिणी अपनी विधवा माँ के साथ। बड़ा भाई जेल में है एक पीपा कच्ची खींचने के जुर्म में। छोटे की सड़ी हुई लाश 2 बरस पहले कटरी की उस घनी ब्लेड सी धारदार पतेल घास के बीच मिली थी, जिसमें गुजरते हुए ढोरों की भी टांगे चिर जाती हैं। लड़के का अपहरण कर लिया था गंगा पार के कलुआ गिरोह ने 10,000 की फिरौती के लिए, जिसे अदा नहीं किया जा सका। मिन्नत चिरौरी सब बेकार गई। अब माँ भी बालू में लाहन दाब कर कच्ची खींचने में उस्ताद हो चुकी है, कटरी के और भी तमाम मढ़ैया वासियों की तरह। कटरी के छोर पर बसे बभिया नामक जिस गांव की परिधि में आती है रुक्मिणी की मढ़ैया, सोमवती पत्नी राम खिलौना, जिसकी सद्य निर्वाचित ग्राम प्रधान है। प्रधानपति यह नया शब्द है हमारे परिपक्व हो चले प्रजातांत्रिक शब्दकोश का। राम खिलौना ने बंदूक और बिरादरी के बूते पर बभिया में पता नहीं कब से दंदना रही ठाकरों की सिट्टी पुट्टी को गुम किया है। कच्ची के कुटीर उद्योग को संगठित करके उसने बिरादरी के फटेहाल उद्यमियों को जो लाभ पहुंचाए हैं, उनकी भी घर घर प्रशंसा होती है। इस सब से उनका मान काफी बढ़ा है। रुक्मिणी की माँ को वह चाची कहता है। खीरे जैसे बढ़ती बेटी को भरपूर ताक कर भी जिस हया से वह अपनी निगाह फेर लेता है, उससे उसकी सच्चरित्रता पर माँ का कृतज्ञ विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है। रुक्मिणी ठहरे सिर्फ 14 पार की। भाई कहकर राम खिलौना से लिपट जाने का जी होता है उसका, पर पता नहीं फिर क्या सोचकर ठिठक जाती है। मैंने रुक्मिणी की आवाज सुनी है जो अपनी माँ को पुकारती बच्चों जैसी, कभी उस युवा तोते जैसी जो पिंजरे के भीतर भी जोश के साथ सुबह का स्वागत करता है, कभी सिर्फ एक अस्फुट छीड़ कराह। मैंने देखा है कई बार उसके द्वार अधेड़ थानाध्यक्ष को इलाके के उस नाम धन्य युवा स्मैक तस्कर वकील के साथ, जिसकी जीभ पर इच्छानुसार विधायक प्रतिनिधि अथवा प्रेस की तख्ती लगी रही है। यही रसूख होगा या बूढ़ी माँ की गालियों और कोसनों का धारा प्रवाह, जिसकी वजह से कटरी का लफंगा स्मैक नशेड़ी समुदाय इस मढ़ैया को दूर से ही ताका करता है भय और हसरत से। एवं प्रकार रुक्मिणी समझ चुकी है, बिना जाने अपने समाज के कई जटिल और विभत्स रहस्य अपने निकट भविष्य में ही चिथड़ा होने वाले जीवन और शरीर के माध्यम से, गो कि उसे सब समाज का मानी भी पता नहीं। सोचो तो, सड़ते हुए जल में मलाई सा उतरने को उद्यत काई की हरी सुनहरी परत सरीखा ये भविष्य भी क्या तमाशा है। और स्त्री का शरीर तुम जानते नहीं, पर जब जब तुम उसे छूते हो चाहे किसी भाव से, तब उसमें से ले जाते हो तुम उसकी आत्मा का कोई अंश, जिसके खालीपन में पटकती है वह अपना शीश। यह इस सड़ते हुए जल की बात है जिसकी बगल से गुजरता है मेरा अलग रास्ता। रुक्मिणी का हाल जो हो, इस उम्र में भी उसकी माँ के सपने देखने की आदत नहीं गई। कभी उसे दिखता है लाठी से गंगा के छिछले पेटे को ठेलता, नाव पर शाम को घर लौटता 14 बरस पहले मरा अपना आदमी नरेसा, जिसकी बाहें जैसे लोहे की थी। कभी पतेल लांग कर भागता चला आता बेटा दिखता है, भूख भूख चिल्लाता।
उसकी जगह जगह कटी किशोर खाल से रक्त बह रहा है। कभी देखती है दरवाजे पर लगी एक बारात और आलता लगी रुक्मिनी की एड़ियां। सपने देखने की बूढ़ी आदत नहीं गई। उसकी तमन्ना ही रह गई एक गाय पाले, उसकी सेवा करे, उसका दूध पिए और बेटी को पिलाए। सेवा उसे बेटी की करनी पड़ती है। काष्ठ के अधिष्ठान खोजती वह माता। हर समय कटरी के धारदार घास भरे खुश्क रेतीले जंगल में उसका दिल कैसे उपले की तरह सुलगता रहे, इसे वही जानती है। या फिर वे अदेखे सुदूर लोग या फिर वे अदेखे सुदूर भले लोग जिन्हें वह जानती नहीं, मगर जिनकी आंखों में अब भी उमड़ते हैं नम बादल, हृदयस्थ सूर्य के ताप से प्रेरित। उन्हें तो रात भी विनम्र होकर रोशनी दिखाती है। पिटा हुआ वाक्य लगे फिर भी मनुष्यता उन्हीं की प्रतीक्षा का खामोश गीत गाती है, मुंह अंधेरे जाता पीसते हुए। इसलिए एक अलग रास्ता पकड़ा मैंने, फितूर शरीखा एक पक्का यकीन। इसलिए भोर का तका हुआ तारा दिगंत व्यापी प्रकाश में डूब जाने को बेताब। बहुत ही कम आयु में दिवंगत हो गए बांग्ला कवि सुकांत भट्टाचार्य की एक प्रसिद्ध कविता का शीर्षक, जिसका संकेत मैंने कविता के आरंभ में किया था, क्षुधार राज्य पृथ्वी गुद्युमय, अर्थात भूख के राज्य में धरती गद्यमय है। तो ये कविता है वीरेंद्र नंगवाल की, थोड़ी लंबी कविता है, और इस कविता को पढ़ते हुए आप तात्कालीन राजनैतिक सामाजिक परिदृश्य को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसके साथ साथ स्त्री जीवन की विसंगतियों को, उनकी त्रासदियों को समझ सकते हैं। वीरेंद्र नंगवाल हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि हैं, जिन्होंने अपने समय को दर्ज किया है अपनी कविताओं में। एक प्रतिसंसार रचा है, एक वैकल्पिक इतिहास, एक समाजशास्त्र रचा है। मैं जन्मदिन के अवसर पर उन्हें याद करते हुए एक लंबी उनकी एक कविता का पाठ मैंने प्रस्तुत किया। उम्मीद है कि आप इसे सुनकर लाभान्वित होंगे और वीरेंद्र की और कविताओं को पढ़ने के लिए उत्सुक भी होंगे। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।